Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is Ohm's law की limitations, drawbacks और limitations of Ohm's law. We are going to start now. इससे पहले हमें जानना होगा कि Ohm's law कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तभी तो हम उसकी limitations को जानेंगे. So according to Ohm's law, electric potential is directly proportional to electric current. ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि किसी सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू करंट की पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. दैट मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा. ठीक है ना. मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो आ गया V इज इक्वल टू IR. हेयर R इज़ द रेजिस्टेंस. ठीक है ना. और यहाँ पर हम एक नोट लिख रहे हैं जो कि ओम्स लॉ ओम्स ने ही दिया था. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ शुड रिमेन कांस्टेंट. यानी जब हम ओम्स लॉ को किसी कंडक्टर पे या फिर किसी भी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड है. ठीक है ना. सो इसको समझेंगे कि ये किस कंडक्टर के लिए या फिर किस मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है. हमने जाना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. दैट मीन्स अगर हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो जो ग्राफ आना चाहिए V वर्सेस I का, दैट शुड बी लाइक दिस. ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. V वर्सेस I फॉर अ कंडक्टर शुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है. बट हर बार ऐसा नहीं होता है और इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. मान लो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, इस स्लोप पर, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब हर बार ये कंडीशन सेम नहीं रहती, हर बार ये ग्राफ सेम नहीं रहता. इसके लिए हम स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसे मटीरियल्स भी हैं जिनके लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो करके एक कर्व बन जाता है, और जहाँ ये ग्राफ एक कर्व बन गया वहाँ ओम्स लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो वो कुछ मटेरियल्स हैं ऐसे जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी. सो इसको समझने के लिए कि इसकी ड्रॉबैक्स कैसे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड की जाएँ, हम कंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कंडक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कंडक्टर्स, एक तो वो कंडक्टर्स हो गए जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे. ठीक है. दैट मीन्स ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है ना. और दूसरे वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है. दैट मीन्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है ना. इतनी बात क्लियर है आपको. ओमिक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नॉन ओमिक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं ओमिक कंडक्टर वो जिनके लिए V वर्सेस I इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स फॉर विच V वर्सेस I ग्राफ इज नॉट अ लीनियर ग्राफ. और यू कैन से इट विल बी अ लीनियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, देन इट विल चेंजेस टू अ कर्व. कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन रहेगा नॉन ओमिक के लिए, बाद में वो कर्व बन जाता है. तो कौन कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके लिए जो ग्राफ है वो कर्व हो जाता है, वो हम अभी देखते हैं. सो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं यू कैन से, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो तो करते हैं बट कुछ लिमिट के लिए, या फिर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं. सो वो कौन कौन से मटेरियल हैं उनको अभी स्टडी करते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स, दूसरे PN जंक्शन डायोड, तीसरा वाटर वोल्टमीटर, चौथा हमारे पास नंबर 4 पॉइंट पे आता है थायरिस्टर, और लास्ट में हमारे पास नंबर 5 पॉइंट पर आता है गैलियम आर्सेनाइड. ये वो मटेरियल्स हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. अब आप कहेंगे कि मेटालिक कंडक्टर तो फॉलो करते हैं सभी के सभी. नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी कंडक्टर्स इसको फॉलो करें. कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि कुछ लिमिट तक इसको फॉलो करते हैं. दैट मीन्स ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I जो है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तब क्या हो जाता है, या फिर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट सेम नहीं रहता है. करंट या तो इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है. तो इन केसेस को हम भी स्टडी करते हैं कि इन केसेस के लिए ग्राफ, दैट मीन्स V वर्सेस I ग्राफ कैसा रहने वाला है. लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर ऑल दीज मटेरियल्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ
मटेरियल्स विच डू नॉट फॉलो ओबे ओम्स लॉ, ठीक है ना, ये ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को। ये दैट मीन्स ये किस टाइप के कंडक्टर्स हैं, दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इनमें आता है मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स के लिए V वर्सेस I का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो वो कैसा आता है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। बट आफ्टर सम टाइम, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो यहाँ तक हमने टेम्परेचर सेम रखा, इसके बाद हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो हम इन दो फॉर्मूलों से जानेंगे, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है ना। जब भी हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस कह लो, वो दोनों ऑब्वियसली चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, विच इज़ ρ इज इक्वल टू m/n/e² टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर, टाउ इज़ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ मेटल आयंस। किसी एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर दो मेटल आयंस के बीच में कितने टाइम में कोलिजन हो रही है, ये वो टाइम है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से एज वी इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, वाइब्रेशंस बढ़ गई तो दैट मीन्स जो कोलिजन का टाइम है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना, दैट विल डिक्रीज़। कम टाइम में वो कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो गई, टाइम डिक्रीज़ हो गया, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज़ हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होने से, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज़। रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इफ़ टाउ डिक्रीजेज तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ करेगी। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है, विच अगेन इम्प्लाइज रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। कैसे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρl/a, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या देखा कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला है ना। इसने कहा था कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी शुड रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए, और यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम चेंज कर रहे हैं इसके अंदर टेम्परेचर को। टेम्परेचर चेंज करें तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये लीनियर ग्राफ शो नहीं करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज नॉन ओमिक बिहेवियर ऑफ दिस मेटालिक कंडक्टर। सेकेंड है हमारे पास वाटर वोल्ट मीटर। इसके अंदर जो मेन चीज़ है, मेन जो पॉइंट है वो देखने का, वो क्या है कि जो हम ओम्स लॉ के लिए ग्राफ बनाते हैं, दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस V वर्सेस I, यानी कि O पॉइंट से पास करता हुआ नज़र आ रहा था अभी तक हमें, ठीक है ना, O पॉइंट से पास कर रहा था। लेकिन वाटर वोल्ट मीटर के लिए जब हमने इसको चेक किया तो ये क्या आता है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम V0, जीरो से ना स्टार्ट होकर के ये कुछ आगे से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स अगेन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ओम्स लॉ ने यही कहा था कि V वर्सेस I की जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो सेंटर से पास करेगी, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच के। तीसरे हमारे पास आते हैं थायरिस्टर्स। ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। सो थायरिस्टर होता क्या है, थायरिस्टर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 4 जंक्शन डायोड्स, PN, 4 को कनेक्ट करेंगे तब जा करके हमारे पास एक डायोड बनेगा। इसमें एक एंड इसका कैथोड होता है और एक एंड इसका एनोड होता है, ठीक है ना। इसके लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा शो करता है। अगेन इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। देखिए कुछ टाइम के लिए वो इंक्रीज़ हुआ, V वर्सेस I कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ होता है, इतने टाइम के लिए इंक्रीज़ हुआ, सिर्फ छोटे से टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन है। फिर वो थोड़ा करके कर्व फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से रिवर्स में भी, ये फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स में है, ठीक है। फॉरवर्ड कनेक्ट करने पर और ये रिवर्स कनेक्ट करने पर। फोर्थ आते हैं हमारे पास PN जंक्शन डायोड। जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। सो ये ग्राफ वहाँ पर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी हमने इसको शॉर्ट में ड्रॉ किया है। दिस इज़ अ V वर्सेस I ग्राफ फॉर PN जंक्शन डायोड। डायोड क्या होता है, डायोड इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ P एंड N। P और N दो तरह के जो है हमारे पास मटेरियल होते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप एंड P टाइप दोनों को मिला करके जब हम एक मटेरियल बनाते हैं उसको बोलते हैं PN जंक्शन डायोड, ठीक है। सो उसके लिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पर, अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है V वर्सेस I, तो
क्या देखते हैं हम, क्या चेंजेस आते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स होने की वजह से। इसके अंदर जो फॉरवर्ड बायस में करंट आता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब भी समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि जब हम एक डायोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये P है और ये N है। जब हम P टाइप को, डायोड के P पोर्शन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, N को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, P को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और N को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, P को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, N को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, देन इट विल बिकम रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की हुई हैं। जब हमने फॉरवर्ड बाइस के लिए ड्रॉ किया तो ये कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ हुआ, रिवर्स आई ग्राफ, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, फिर चेंज नहीं आता कोई भी। रिवर्स बाइस में इसके अंदर कुछ करंट की वैल्यू को शो करता है। कैसे, देखिए थोड़े टाइम के लिए करंट शो हुआ, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना, वोल्टेज ब्रेक डाउन बोलते हैं इसके अंदर। सो दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या देखी हमने कि जो फॉरवर्ड बाइस में करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में हमें शो होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फॉरवर्ड बाइस में हमें करंट मिल रहा है दैट इज़ इन मिली एम्पियर्स। ठीक है ना, और जब रिवर्स बाइस में करंट चेक करते हैं तो उसमें मिलता है हमें माइक्रो एम्पियर्स में। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यूनिट शुड बी सेम में ही हमें मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि करंट चेंज हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है तो फिर रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बिकॉज करंट इज I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है ना, अगर करंट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है ना, क्योंकि करंट ऊपर हमें मिला मिली एम्पियर में, नीचे मिला माइक्रो एम्पियर में। और अगर ऐसा है तो करंट चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये कर्व शो करेगा ग्राफ को, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आता है। इसके अंदर हमारे पास जब हम V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी कर्व मिलती है। कुछ टाइम के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए इस टाइम के लिए यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओबे कर रहा है यहाँ तक ओम्स लॉ को। लेकिन उसके बाद हमने जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होता है, ये कर्व फॉर्म शो करता है। दैट मीन्स ये इसका नॉन ओमिक बिहेवियर है, दिस इज़ नॉन ओमिक बिहेवियर। मान लेते हैं O से चला, O से A तक इसका ओमिक बिहेवियर है, A से B पर इसका फिर नॉन ओमिक बिहेवियर है। ठीक है ना, नॉन ओमिक बिहेवियर है। और रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा हमें? रेजिस्टेंस जब हम इसे स्लोप से निकालेंगे रेजिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम B से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स मान लेते हैं C की तरफ आ रहे हैं, B से C की तरफ, अब क्या देख रहे हैं कि क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट इज डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, आगे न कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। इसमें हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है रेजिस्टेंस की वो नेगेटिव रेजिस्टेंस है, नेगेटिव रेजिस्टेंस इस पोर्शन में जो रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, सो दीज आर सम मटेरियल्स। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास पहले हमने स्टडी किया मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है, वाटर वोल्ट मीटर, थायरिस्टर, PN जंक्शन डायोड, गैलियम आर्सेनाइड, ये कुछ ऐसे नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, दैट मीन्स सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, उसके बाद उसकी लिमिटेशंस को स्टडी किया कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।